हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले क्लास में हमने मूविंग आयरन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, राइट। तो अब जैसे कि हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में एक्सटेंशन देखा था कि कैसे हम एज अ एमीटर और वोल्टमीटर का रेंज को एक्सटेंड करते हैं, वैसे ही मूविंग आयरन को जब हम एमीटर और वोल्टमीटर की तरह यूज करेंगे तो उसके रेंज में कैसे एक्सटेंशन करना है और क्या क्या एरर हमें देखने को मिल सकता है मूविंग आयरन में, ये इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन बनाऊं, ठीक है, तो ये आपका मीटर हो गया, ठीक है, मीटर। और सपोज करो इसमें IM करंट फ्लो हो रहा है, राइट। और ये आपका मूविंग आयरन हो गया, मूविंग आयरन। ये आपका मीटर रेसिस्टेंस, ठीक है, ये मीटर रेसिस्टेंस। और ये मीटर इंडक्टेंस, मीटर इंडक्टेंस, ठीक है, मीटर इंडक्टेंस। और अगर मैं यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सप्लाई को V मान लेता हूं, ठीक है, VM। और ये आपका इतना रीजन, ये आपका क्या हो गया, मीटर इंपिडेंस, ठीक है, ZM, राइट। तो ये आपका कुछ मीटर का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है मूविंग आयरन का। तो देखो, ये पूरा मुझे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का ही दिख रहा है, बस क्योंकि आपका मूविंग आयरन AC में भी यूज होता है, तो AC में फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से आपको यहाँ पे इंडक्टेंस भी देखने को मिल रहा है, राइट। बाकी देखो तो पूरा सिमिलैरिटी है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की तरह ही। यहाँ पे सिर्फ उस केस में आपका सिर्फ मीटर रेसिस्टेंस होता था, पर यहाँ पे आपका इंडक्टर भी आ गया है, तो मीटर का इंडक्टर भी होगा, राइट। और ये आपका मीटर इंपिडेंस हो गया, ये पूरा मीटर का वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, मीटर करंट, और ये मूविंग आयरन हो गया, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो, अब जैसे कि हमको एक्सटेंशन ऑफ रेंज बात करना है, तो इसको मैं एज अ वोल्टमीटर भी यूज करूंगा, एमीटर की तरह भी यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूं कि फॉर DC, जब मैं इस मूविंग आयरन को DC के लिए यूज करूंगा, फॉर DC, उस केस में क्या होगा भाई, DC के केस में, स्टेडी स्टेट की कंडीशन के केस में आपका इंडक्टर जो है वो क्या बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आपका जो पूरा कंस्ट्रक्शन होगा वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की तरह ही हो जाएगा। और उस केस में जो भी एक्सटेंशन का चीज हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में देखा था वही करने वाले हैं हम इसमें, ठीक है। तो जब हम DC की सप्लाई के लिए यूज करेंगे, इस मूविंग आयरन को DC सप्लाई के लिए यूज करेंगे, तो इंडक्टर विल गेट शॉर्टेड, ठीक है, इंडक्टर विल गेट शॉर्टेड, ठीक है, वो आपका शॉर्ट होने लग जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा आपका, जब जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरा सर्किट आपका किस टाइप का होगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की तरह हो गया। और उस केस में the extension range of moving iron will be same as PMMC, ठीक है, सेम होगा। मतलब कि क्या, जब हम इसको एमीटर की तरह यूज करेंगे, मूविंग आयरन को एमीटर की तरह यूज करेंगे, एमीटर की तरह यूज कर रहा हूं यहां पे मैं, जब एमीटर की तरह यूज करेंगे DC सप्लाई के केस में, एमीटर की तरह यूज करें मूविंग आयरन को, तब अगर हमें इसका रेंज को बढ़ाना होगा तो हम क्या करते थे, PMMC में शंट रेसिस्टर कनेक्ट कर देते थे। और शंट रेसिस्टेंस क्या होता था, लो वैल्यू का होता था, तो कनेक्ट RSH हो जाएगा। सेम चीज होने वाला है इसमें, कनेक्ट RSH। और वोल्ट मीटर के केस में अगर आपको रेंज बढ़ाना है मूविंग आयरन का तो कनेक्ट RSC, ठीक है, सीरीज रेसिस्टेंस। उस केस में एमीटर में RSH, इसमें सीरीज रेसिस्टेंस।
राइट। तो ये जब डीसी सप्लाई के केस में मूविंग आयरन का एक्सटेंशन जो होने वाला है वो पूरा का पूरा सेम होने वाला है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की तरह, राइट। अब देखो एक और चीज हमें याद है कि जब एमीटर की तरह यूज करते थे हम पीएमएमसी को, तब उस केस में आरएसएस जो था, मतलब कि आपको यहां पे मैं लिखूं करंट जो था, ये जो आई था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RSS था, और V जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RSC था। ठीक है, मतलब कि क्या, अगर हमें एमीटर की तरह यूज करना रहता है तो शंट रेजिस्टेंस की जितनी लो वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा हम करंट मेजर कर पाएंगे। ये चीज हम पहले देख चुके हैं। वोल्टेज के वोल्ट मीटर के केस में अगर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सीरीज रेजिस्टेंस के केस में, तो उतना ही हम ज्यादा वोल्टेज मेजर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मूविंग आयरन में भी कुछ इसी तरह प्रकार की चीज होगी, वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जब मैं मूविंग आयरन को एज अ एमीटर यूज करूंगा, और एक केस में जब मैं वोल्ट मीटर की तरह यूज करूंगा, ठीक है, तो उस केस में देखो आपका रेसिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब कि क्या, रो एल बाय ए। इस केस में आपका लेंथ ऑफ द कॉपर वायर मस्ट बी लेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी मोर, मतलब कि थिक वायर होगा तभी रेसिस्टेंस कम होगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि एमीटर की जब हम यूज करेंगे मूविंग आयरन को, तो उसमें क्या कंस्ट्रक्शन चेंजेस आएंगे कि हम थिक वायर लेंगे, थिक वायर, ठीक है, स्मॉलर लेसर लेंथ, ठीक है, लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, और नेक्स्ट थिंग आपका क्या रहेगा, आपका रेसिस्टेंस लेस रेसिस्टेंस रहेगा, लेस रेसिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। ठीक है, ताकि लेस रेसिस्टेंस रहे तो हम एमीटर में एक्सटेंशन अच्छे से देख पाए। अब अगर वोल्टमीटर की तरह यूज हो रहा है तो आपको वोल्टेज ज्यादा मेजर करने के लिए रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में रो एल बाय ए आपका क्या होना चाहिए, एरिया थिकनेस कम होना चाहिए। तो थिन वायर यहां पे यूज करते हैं वोल्टमीटर के केस में, थिन वायर, मोर लेंथ, ठीक है, मोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड मोर रेसिस्टेंस, राइट। तो आपने अभी तक देखा कि ये जो सारा चीज हो रहा है मूविंग आयरन में इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, वो हूबहू सेम है पीएमसी के। ठीक है, जो डीसी में जैसा यूज होता था, कुछ भी नया नहीं सीखना है इसमें, राइट। ये पूरा फॉर डीसी में आपका जो मूविंग आयरन में हुआ वो सेम रहेगा जो आपका पीएमसी में हुआ। तो इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं कि फॉर एसी में, जब ये एसी सप्लाई की तरह एसी सप्लाई में यूज किया जाएगा तब हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, तब हम इसमें डिस्कस करते हैं अच्छे से, राइट। तो ये आपका पीएमसी में हो गया, मूविंग आयरन में हो गया इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। अब मैं यहां पे एसी कर देता हूं। अब हमारी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी क्योंकि यहां पे अब हमें फ्रीक्वेंसी एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरर देखने को मिलेगा, और उस एरर को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी एरर को हटाना कैसे है। ठीक है, मूविंग आयरन में से। तो यहां पे पहले मैं लिखता हूं फॉर एसी, ये हो गया आपका फॉर एसी। ठीक है, तो एसी में फर्स्ट क्या होगा हमारा, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमआई एज एन एमीटर, जब ये एमीटर की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका ये, राइट। तो ये देखो, ये नॉर्मल मीटर का सर्किट बता दिया हूं मैं मूविंग आयरन का। अब हम जब एमीटर की तरह यूज करेंगे तो यहां पे क्या होगा आपका, ये आपका सर्किट हो गया, ये आपका हो गया एम आई, ठीक है, ये आई एम मीटर करंट, ये आपका मीटर रेसिस्टेंस, मीटर इंडक्टेंस,
ठीक है, ये, और फिर आपका यहां से इस पॉइंट से लेके यहां तक मीटर वोल्टेज, फिर आपका एक शंट ब्रांच हम कनेक्ट करते हैं एमीटर का रेंज को बढ़ाने के लिए, राइट। शंट ब्रांच को कनेक्ट किया जाता है कि नहीं, तो शंट ब्रांच का भी आपका रेजिस्टेंस होगा RSH LSH। तो यहां पे मैंने शंट ब्रांच पैरामीटर यहां पे कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपका हो गया RSH LSH, ठीक है। यहां पे क्या करंट आएगा, ISH करंट फ्लो होगा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ करंट हो गया, करेक्ट। ये आपका, ये जो करंट मेजर करना था आपको, वो ये मीटर में करंट कितना जा रहा है, ISH किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा I माइनस IM, ठीक है। और ये आपका यहां से यहां ये जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, VSH, यहां से यहां VSH हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन रेंज ऑफ मूविंग आयरन एज ए एमीटर हो गया। मतलब कि जो हम पीएमएमसी में किए थे वही चीज यहां पे कर रहे हैं कि एक शंट ब्रांच पैरामीटर कनेक्ट कर दे रहे हैं जिससे आपका करंट का रेंज बढ़ जाएगा। पर यहां पे चीज ये हो रही है कि एसी सप्लाई के केस में फ्रीक्वेंसी कुछ होगा और आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब कि क्या, यहां पे एक इंडक्टर आएगा, मीटर इंडक्टर भी आ गया और आपका ये शंट इंडक्टर भी आ गया। तो जब ये दोनों चीजें पिक्चर में आती है, तो अगर हम देख रहे हैं इसको, देखो यहां से हम दोनों चीजें पैरेलल में, मतलब कि क्या, Vm आपका इक्वल टू VSH दिख रहा है मुझे, तो यहां पे Vm इज इक्वल टू VSH दिख रहा है मुझे, ये देखो Vm इज इक्वल टू VSH। अब अगर Vm इज इक्वल टू VSH है, दिस इंप्लाइज आपका Im इंटू Zm, मॉड ऑफ Zm लिखता हूं यहां पे, इज इक्वल टू ISH इंटू मॉड ऑफ ZSH, ठीक है। ये आपका ये पूरा पोर्शन इंपीडेंस हो गया, मीटर इंपीडेंस, और ये शंट ब्रांच पैरामीटर का इंपीडेंस। ZS। तो अब मैं अगर देख रहा हूं Vm इज इक्वल टू VSS दिख रहा है मुझे, Im इज इक्वल टू Zm इज इक्वल टू ISH ZSH दिख रहा है। इसका मतलब Im बाई ISH अगर मैं करूं, ठीक है, Im बाई ISH कर देता हूं, या फिर ISH बाई Im कर देता हूं, ISH बाई Im करूं अगर मैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ISH बाई Im Zm बाय ZSH दिख रहा है, ठीक है। और मॉड मतलब कि क्या, ये आपका इक्वल है RM स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है, ये देखो एक्सएल लिख देता हूं यहां पे, एक्सएल M स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन RSH स्क्वायर प्लस XLSH स्क्वायर। ये चीज हमको देखने को मिल रही है, राइट। मतलब कि करंट के रेशियो किसके इक्वल है, इनके इक्वल है। अब XLM में अगर मैं देख रहा हूं यहां पे, ISH अपॉन IM इज इक्वल टू RM स्क्वायर प्लस ओमेगा L, ठीक है, ओमेगा LM स्क्वायर अपॉन, ये हो गया इसको RSH स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा LSH का स्क्वायर। ये चीज दिख रहा है मुझे, ठीक है, राइट। अब देखो यहां से अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं इस चीज को, तो क्या देख सकता हूं मैं, ये जो आपका मीटर है, या फिर इसको मैं ऐसे कर देता हूं Im बाई ISH कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं कर दिया ISH नीचे और ऊपर Im कर देता हूं, ठीक है। ये ISH हो गया, ये आपका Im हो गया, और ये अगर ऐसा है तो ये SH हो गया, ये आपका M हो गया, और ये उल्टा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका SH M, ठीक है, और ये हो गया SH, और यहाँ पे M आ जाएगा,
तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि यहां पे फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है ओमेगा ओमेगा। इसका मतलब आपका जो करंट Im है वो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मतलब कि यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो करंट का रेशियो है यहां पे ओमेगा LSH है, रेसिस्टर, इंडक्टर और फ्रीक्वेंसी, ये चीज भी आ रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के होने से जो आपका मीटर करंट है वो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है। फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होने से क्या कि अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोवाइड करते हो या करंट प्रोवाइड करते हो तो आपको इसमें एरर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर वही चीज जब हम पीएमएमसी को यूज कर रहे थे तो आपका Im बाय ISH किसके इक्वल आता था? Im बाय ISH आता था आपका इक्वल टू, इन केस ऑफ पीएमएमसी यहां पे लिखता हूं मैं, इन केस ऑफ पीएमएमसी Im बाय ISH जो था आपका इक्वल टू आता था RSH अपॉन RM, ये चीज के इक्वल आता था। तो उसके कारण होता क्या था कि ये जो पीएमएमसी था ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, मतलब कि किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोवाइड करो आपका फ्रीक्वेंसी के कारण एरर देखने को नहीं मिलेगा। पर यहां पे अगर आप फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे ये चेंज होगा ओमेगा, और ओमेगा के कारण आपका मीटर करंट जो होगा वो फंक्शन ऑफ ओमेगा है तो वो चेंज होगा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कारण यहां पे हमको एरर देखने को मिलेगा। तो अब ऐसा क्या करें कि जिससे ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाए और ये पीएमएमसी की तरह भी वर्क करने लग जाए, मतलब कि जैसे पीएमएमसी हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी था वैसे एमआई भी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाए। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी में, एसी सिग्नल के किसी भी फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसी के कारण एरर ना देखें और हमें एग्जैक्ट रीडिंग आए। तो क्या करें ऐसा कि ये चीज हमें देखने को मिले? तो राइट, ये अगर मैं सोच रहा हूं तो देखो ओमेगा ये है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, अब मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है कि इस मीटर करंट को बनाना है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी के लिए ये डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी है, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि फ्रीक्वेंसी एरर को हटाने के लिए मुझे मीटर करंट को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो उसके लिए मैं कुछ इसमें चेंजेस करने की कोशिश करता हूं। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं Im इज इक्वल टू Im बाय ISH। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या आपका? चलो ठीक है, ये ऐसे ठीक है, ओमेगा LSH स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इधर बाहर में RSH निकाल लूं, मतलब कि इसको मैं पहले ऐसे करता हूं, ये RSH स्क्वायर 1, ठीक है, कॉमन ले लिया मैं RSH स्क्वायर को, और यहां पे क्या आ गया ओमेगा LSH अपॉन आपका RSH का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज, और इसको डिवाइड करूंगा अगर मैं यहां पे, तो यहां पे RM स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा LM अपॉन RM का स्क्वायर, ये चीज है करेक्ट। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और अरेंज करता हूं, इस चीज को मिटा देता हूं, फिगर का काम अब हमें हो चुका है। तो अब देखो अगर मैं RSH स्क्वायर और RM स्क्वायर को बाहर लेता हूं, मतलब कि क्या रूट के बाहर निकालता हूं, तो वो RSH और RM हो जाएगा। तो उस केस में आपका Im अपॉन ISH किसके इक्वल हुआ RSH अपॉन RM। ठीक है, और यहां पे अभी रूट का टर्म भी आ रहा है, ये रूट का टर्म क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं LSH। ठीक है, LSH अपॉन RSH का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर LM प्लस RM का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो L बाय R क्या होता है? L बाय R होता है आपका टाइम कांस्टेंट। मतलब ये क्या, अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं LSH अपॉन RSH, किसको रख रहा हूं मैं शंट पैरामीटर के टाइम कांस्टेंट के इक्वल टाउ SH, दैट इज
शंट ब्रांच टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये शंट ब्रांच टाइम कांस्टेंट हो गया। और Lm बाय Rm ये किसके इक्वल हो गया? मीटर टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो गया। तो ये आपका मीटर टाइम कांस्टेंट हो गया। राइट, तो अब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये Im ISH Rm RSH अपॉन Rm इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ SH स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ m स्क्वायर। ये तो ये चीज मेरे पास आया है अभी रिजल्ट। अब देखो, अब आप सोचो कि क्या ऐसा कुछ करूं मैं कि जिससे Im बाय ISH RSH बाय Rm हो जाए। ये देखो, इस टाइप का हमारे पास आ जाए, ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी का टर्म है ये गायब हो जाए इस इक्वेशन से और हमारा इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाए। तो क्या करने से वैसा होगा? सोचो, मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये ओमेगा स्क्वायर सेम है, 1 1 सेम है, अगर ये टाइम कांस्टेंट जो खेल रहा है, मतलब कि शंट ब्रांच पैरामीटर्स का टाइम कांस्टेंट और मीटर टाइम कांस्टेंट अगर सेम हो जाए किसी तरह से, इफ यहां पे लिखता हूं मैं, इफ आपका शंट टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, दिस इंप्लाइज क्या? LSH बाय RSH इज इक्वल टू Lm बाय Rm हो जाए। अगर हम ऐसा कुछ करने में सक्सेसफुल हो गए, इफ अगर हम ऐसा कुछ करने में सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा? ये टाउ SH स्क्वायर, ये दोनों चीज इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने से क्या होगा कि ये ऊपर का टर्म और ये ऊपर का नीचे का टर्म दोनों इक्वल हो जाएंगे और इवेंचुअली कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, तो फिर आपका क्या आएगा? आपका करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा Im बाय ISH इज इक्वल टू RSH अपॉन Rm। ये हो गया आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, दोनों को मैं इक्वेट कर दिया, ये कैंसल आउट हो गए और फिर बचा मेरे पास Im बाय ISH इज इक्वल टू RSH अपॉन Rm। इसका मतलब कि क्या कि आपका जो मीटर करंट हो गया वो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में हम सेम चीज पाने में सक्सेसफुल हो गए। यहां पे हमको PMMC टाइप का ही देखने को मिल रहा है। ये देखो, PMMC टाइप का देखने को मिल रहा है और अब हमारा मीटर करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो चुका है। राइट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शंट टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट किया। ठीक है, उससे LSH बाय RSH इज इक्वल टू Lm बाय Rm हुआ और इवेंचुअली हमारा करंट जो था इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब कि ओवरऑल देखूं तो मैं मूविंग आयरन में डीसी के में जब हम यूज करेंगे, मूविंग आयरन को जब हम डीसी में यूज करेंगे तो हमें एक्सटेंशन रेंज जो हम PMMC में किए थे वही चीज हम मूविंग आयरन में करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। राइट, मतलब कि एमीटर के लिए शंट ब्रांच पैरामीटर और क्या बोलते हैं आप शंट ब्रांच रेसिस्टेंस और आपका वोल्ट मीटर के लिए शंट सीरीज रेसिस्टेंस, ये चीज हो गया। और जब हम एसी के लिए यूज करेंगे, एसी के लिए जब यूज कर रहे हैं तो मूविंग आयरन को जैसे ही मैं एसी के लिए यूज किया एज एन एमीटर, तब हमें शंट इंडक्टर और मीटर इंडक्टर पिक्चर में आए। उससे क्या हुआ कि हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा करंट वेरी करने लग गया और हमको क्या करना था कि फ्रीक्वेंसी के कारण जो ये वेरी कर रहा है जिसके कारण एरर प्रोड्यूस होगा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, वो हमें नहीं चाहिए था। हमें तो एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए करंट की, फ्रीक्वेंसी एरर नहीं चाहिए। तो हम क्या किए, हम कुछ ऐसा किए कंस्ट्रक्शन में कि शंट टाइम मस्ट बी इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट। तो उससे क्या हुआ कि आपका करंट जो था वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। राइट, तो ये चीज था आपका मूविंग आयरन एज एन एमीटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेंज। तो आप एक्सटेंशन कैसे करेंगे?
शंट ब्रांच पैरामीटर कनेक्ट करके करेंगे, मतलब शंट ब्रांच कनेक्ट करेंगे, उसमें आपका रेसिस्टर भी होगा और इंडक्टर भी होगा, आरएसएच और एलएसएच दोनों होंगे, पर आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करोगे उनको ताकि आपका शंट टाइम कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी एरर देखने को ना मिले। करेक्ट, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका मूविंग आयरन एज एन एमीटर, राइट। अब मैं यूज करूं अगर इसको यहां पे लिख देता हूं, चलिए यहां पे स्टेटमेंट भी लिख देता हूं आपके, यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर मैं इसको वोल्ट मीटर की तरह यूज करके दिखाता हूं। ये स्टेटमेंट आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू यूज मूविंग आयरन, या फिर लिखता हूं टू मेक मूविंग आयरन एमीटर independent of frequency, independent of frequency and to eliminate frequency error shunt time constant must be equal to meter time constant। ठीक है, मतलब कि क्या, ये आपका ये सिनेरियो, ये चीज को मैं किससे एक्सप्लेन किया हूं, इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, टाउ एस एच इज इक्वल टू टाउ एम, मतलब कि क्या, शंट ब्रांच टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट, एलएसएच बाय आरएसएच इज इक्वल टू एलएम बाय आरएम। नाउ दिस इज क्लियर, करेक्ट। अब मैं यूज करता हूं मूविंग आयरन एज एन वोल्ट मीटर। इसमें भी क्या होगा, एक्सटेंशन करने के लिए आपको सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सेकेंड पार्ट में चलता हूं इसके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिनेरियो पूरा, राइट। तो इसी तरीके से हम मूविंग आयरन को एसी में भी यूज कर लेते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी एरर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट करके करते हैं इसी तरीके से, और एसी में भी यूज करने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अब मैं यूज देखता हूं कि अगर हम मूविंग एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्टमीटर मूविंग आयरन एज एन वोल्टमीटर, तो एज ए वोल्टमीटर की तरह यूज करता हूं, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे क्या होगा, सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स कनेक्ट करूंगा मैं, और सेम स्टोरी होने वाला है, यहां पे फ्रीक्वेंसी एरर आ जाएगा, आपको देखोगे। तो ये आपका आई एम हो गया, सॉरी ये एम आई हो गया मूविंग आयरन, ये आपका मीटर करंट हो गया, ये आपका मीटर रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका मीटर इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सीरीज रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेंज, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा मीटर वोल्टेज जो कि इक्वल है Vm इंटू ZM, IM ZM से, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वोल्टमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वोल्टमीटर देखने को मिल गया यहां तक। अब अगर मैं देख रहा हूं तो आपका V बाय आपका आपको याद होगा पीएमएमसी में हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या था, m किसके इक्वल था भाई, m आपका इक्वल था, यहां पे मैं लिखता हूं m वॉज इक्वल टू V बाय वी एम, करेक्ट। और V बाय वी एम, देखो करंट तो सेम है, तो आपका V किसके इक्वल है,
आई एम इंटू जेड, ठीक है। तो जेड कितना है यहां पे इस केस में, आर एम प्लस आर ए सी स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा एल एम स्क्वायर, ठीक है, इसके केस में। और यहां पे भी आई एम और ये आ गया आर ए सी स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिल रहा है वी बाई वी एम। अब इसका मतलब ये क्या है कि आपका एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वोल्टमीटर जो होने वाला है वो भी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होने वाला है, वो भी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होने वाला है। तो अब क्या हुआ, फिर से फ्रीक्वेंसी एरर आ गया, फिर से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट हो गया मूविंग आयरन। तो हमको फिर से स्टोरी वही रिपीट करना पड़ेगा कि कैसे इस फ्रीक्वेंसी एरर को हटाएं। तो इसमें क्या है कि इसमें अब आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है इस पर्टिकुलर वोल्टमीटर के केस में। आपका एमीटर के केस में आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार मेंस में वो पूछा गया डेरिवेशन, पर अभी इस केस में आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है फ्रीक्वेंसी का, इसको रिमूव करने के लिए इसमें मैं क्या करता हूं, एक आपका पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूं सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस टू मेक द वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, पॉइंट लिख देता हूं ये वाला, टू मेक वो MI वोल्टमीटर independent of frequency, a capacitor is connected across the series resistor, कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज रेसिस्टर, राइट। ये चीज हो गया। तो अब इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या रहेगी, ये चीज आपको याद रखना होगा डायरेक्टली कि इसकी वैल्यू होती है 0.41 ऑफ एल एम आर एस सी स्क्वायर, ठीक है, 0.41 ऑफ एल एम आर एस सी स्क्वायर की। ठीक है, हो गया आपका कैपेसिटर इतने अमाउंट, मतलब इस वैल्यू का 0.41 ऑफ एल एम आर आई सी स्क्वायर का अगर मैं कैपेसिटर कनेक्ट करता हूं पैरेलल विद सीरीज रेसिस्टर, तो मुझे फ्रीक्वेंसी से देन यहां पर लिख सकता हूं, देन V इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मुझे वोल्टेज जो हुआ वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, करेक्ट, राइट। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां पे हमको बस ये वैल्यू याद रखना है। ये आपसे पूछा गया एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला या कभी डायरेक्ट इजी सा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि कैसे मैं इस वोल्टमीटर को, मूविंग आयरन वोल्टमीटर को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाऊं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे बस एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है सीरीज रेसिस्टर के अक्रॉस, और उसकी वैल्यू होगी 0.41 अपॉन ln बाय RSC स्क्वायर, राइट। तो यहां पे हमने देख लिया एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ डीसी वाज सेम एज पीएमएमसी, एंड इन केस ऑफ एसी हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट किया बाय, इन केस ऑफ एमीटर वी डिड कनेक्टेड अ शंट टाइम कांस्टेंट वाज इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो शंट ब्रांच कनेक्ट किए थे हम और उसमें शंट टाइम कांस्टेंट वाज इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट, और वोल्टमीटर में हम फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज रेसिस्टर के। तो ये आपका एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब मैं इसमें एक बार छोटा सा डिस्कशन करता हूं एरर्स इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो यहां पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिखता हूं, एरर्स इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं एरर्स इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट
क्या क्या एरर देखने को मिलते हैं हमें। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी एरर, जो अभी हमने देखा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एरर में हमने क्या किया, एमीटर के केस में, एमीटर के केस में क्या किया, शंट टाइम कांस्टेंट वाज इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट, ये किया रिमूव करने के लिए। दिस इंप्लाइज LSH बाय RSH इज इक्वल टू LM बाय RM, ये हो गया, ठीक है। और वोल्ट मीटर के केस में, वोल्ट मीटर के केस में आपका क्या हुआ, हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस और वो इक्वल था 0.41 LM बाय RSC स्क्वायर के, ठीक है। और ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी एरर की बात। अब क्या देखने को मिल सकता है हमको, इसमें फ्रिक्शनल एरर देखने को मिलेगा। फ्रिक्शनल एरर, फ्रिक्शनल एरर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, यहां पे मैं लिखता हूं टॉर्क टू वेट रेशियो, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो जो होगा, यहां पे हम ओवल शेप का एक मूविंग आयरन यूज करते हैं जिसका वेट ज्यादा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है, तो मतलब कि टॉर्क टू वेट रेशियो ओवरऑल आपका डिक्रीज करता है। इसके कारण होता क्या है कि आपका सेंसिटिविटी डिक्रीज करता है और हमें यहां पे फ्रिक्शनल एरर देखने को मिलता है जो कि ज्यादा होता है एज कंपेयर टू PMMC। तो यहां पे फ्रिक्शनल एरर इज मोर देन PMMC बिकॉज ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो इज लेस। एंड क्यों, क्योंकि वेट आपका ज्यादा है यहाँ पे ओवल शेप मूविंग आयरन के कारण, ठीक है। थर्ड ये हो गया। फिर टेम्परेचर एरर देखने को मिलता है, ठीक है। टेम्परेचर एरर क्यों देखने को मिलता है, टेम्परेचर एरर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि देखो आपका जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे मीटर के जो कॉइल्स हैं उसमें आपको देखने को डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये चीज हमने PMMC में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर एरर को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्वैम्पिंग रेसिस्टर, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, स्वैम्पिंग रेसिस्टर यूज करते हैं, स्वैम्पिंग रेसिस्टर यूज करते हैं टेम्परेचर एरर को रिमूव करने के लिए। जिससे होता क्या है कि स्वैम्पिंग रेसिस्टर आपका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल से बना होता है, जैसे कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन से, और उससे आपका टेम्परेचर एरर कम हो जाता है, राइट। ये चीज देखने को मिला। और अगर यहां पे बात करूं मैं, टेम्परेचर एरर देखने को कब मिलेगा, ठीक है। फोर्थ ये हो गया। और देखो स्प्रिंग्स में भी, जैसे मान लो स्प्रिंग के केस में भी, स्प्रिंग अगर आपका स्प्रिंग यूज कर रहे हो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका स्प्रिंग टेम्परेचर के साथ स्टिफ हो जाएगा या तो फिर लूज हो जाएगा, तो उसमें भी टेम्परेचर एरर उसके कारण देखने को मिलता है। तो एक तरीका और है कि हम ग्रेविटी कंट्रोल यूज करना स्टार्ट कर दें, पर ग्रेविटी कंट्रोल ज्यादातर वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें हम वर्टिकली रखते हैं, उसमें हम यूज करते हैं, इसलिए हम स्प्रिंग ही यूज करते हैं। पर थोड़ा सा टेम्परेचर एरर देखने को मिलता है स्प्रिंग्स के कारण, राइट। ये चीज हो गया। और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूं मैं यहां पर, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर, तो ये क्यों होता है, ये हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत लो होता है, जो हमने पिछले क्लास में देखा था, लो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोलेनॉइड यूज कर रहे हैं, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है वो काफी लो है, जैसे कि 0.6 मिलीवीबर्स पर मीटर स्क्वायर के अक्रॉस होता है या 0.75 मिलीवीबर पर मीटर स्क्वायर के अबाउट होता है। तो लो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग, मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट पड़ रहा है इसमें, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, शील्डिंग इज प्रोवाइडेड, राइट। और फिफ्थ पॉइंट अगर मैं देखूं तो और क्या हो सकता है इसमें, हिस्टेरिसिस एरर भी देखने को मिलता है, हिस्टेरिसिस एरर, ठीक है। हिस्टेरिसिस एरर, एडी करंट एरर भी यहाँ पे बढ़ता है, एडी करंट के कारण भी जो कुछ एरर आता है यहाँ पे। हिस्टेरिसिस एरर किस लिए आता है, क्योंकि हम यहाँ पे आयरन कोर यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ
आप जो एसी में इसको यूज कर रहे हो उसके कारण क्या होता है कि आपका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो डाइपोल्स है, यहां पे अगर मैं देख रहा हूं एसी में यूज कर रहा हूं जब इसको मैं, तो ये तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में सपोज करो डाइपोल्स आपका ऐसे सब है, ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके क्या होते हैं, डाइपोल्स रिवर्सल हो जाते हैं। तो ये जो डाइपोल्स रिवर्सल हो रहे हैं, डाइपोल्स रिवर्सल होने के कारण जो इसमें लॉसेस हो रहा है वो आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है और उसके कारण हमको एरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हिस्टैरिसीस एरर देखने को मिलता है जो कि आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ये तो हम मशीन्स में भी जानते हैं। तो ये सब कुछ एरर देखने को मिलता है, इसका बेसिक पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपका मूविंग आयरन भी कंप्लीट होता है, राइट, पूरा कॉन्सेप्ट आपका मूविंग आयरन कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में आपका इसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करूंगा और इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, वॉट मीटर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।